गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आई एम डॉक्टर मुकेश पारिक और आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाली पोएम, जो कि एक सोनेट है। विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक रोमांटिक पोएट हैं, उनके द्वारा लिखी हुई। नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सबसे पहले मैं इस टाइटल को समझा देता हूं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। अब टू मच का मतलब यहां पे है कि कुछ ज्यादा ही ये जो संसार है, सांसारिकता है, वो हमारे साथ जुड़ गई है। तो टाइटल में ही इस कविता का सारा जो केंद्रीय भाव है, सेंट्रल आइडिया छुपा हुआ है। राइटर ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों को वो एक दैवीय जीव मानता है, कि हम आत्मा लिए हुए हैं और केवल हम शरीर से संबंधित हो गए हैं, इंद्रियों से संबंधित हो गए हैं और इन इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए ही जी रहे हैं। अर्थात हमारा जो मेन पर्पस है कि हम परमात्मा की प्राप्ति करें, या कि इस नेचर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम महसूस कर सकते हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए हम बहुत ज्यादा सांसारिक हो गए हैं। सो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इससे कविता स्टार्ट होती है। इससे पहले कि मैं और आगे अगली स्लाइड पर लेके जाऊं, मैं और बता दूं आपको कि ये एक रोमांटिक पोएम है और सभी स्टूडेंट्स को मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं नोटिस कर रहा हूं कि जब भी रोमांटिक पोएट के बारे में पूछा जाता है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स केवल नेचर की बात करते हैं, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन कविता के बिल्कुल स्टार्टिंग में लेट मी टॉक अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ अ रोमांटिक पोएट। हमेशा याद रखिएगा, रोमांटिक पोएट, पहला पॉइंट बिल्कुल सही, आप लोग सोचते हैं कि वे नेचर के बारे में बात करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, वे इमेजिनेशन को मोर इंपॉर्टेंट मानते हैं और इंसान के लॉजिक को इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। तीसरी बात कि वो जो अपने चारों तरफ हर तरह के जीव हैं, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो जानवर हों और पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा वो ऊंच नीच का भेद भी नहीं रखते हैं। तो डाउन ट्रॉडन यानी कि गरीब लोगों के प्रति उनके मन में एक दया का भाव होता है। अर्थात वे बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक भाव प्रदर्शित करते हैं अपनी कविताओं में। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो भाषा है वो पोएटिक डिक्शन से दूर है। पोएटिक डिक्शन का मतलब है, रोमांटिक एज को ऐसा माना जाता है कि 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, दो कवियों ने लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की थी, उससे स्टार्टिंग मानी जाती है। लेकिन उससे पहले की जो एज है उसको मानते हैं नियो क्लासिकल एज, जिसमें एक कवि को ऐसा माना जाता था कि अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, सेलेक्टेड शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो वो अच्छा होगा कविता में, और उसको कहा गया था पोइटिक डिक्शन। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि रोमांटिक पोएम में आपको कठिन शब्द कम मिलेंगे। ऐसी साधारण भाषा जो आम लोग यूज करते हैं, उनमें ये अपनी कविताएं लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक होते हैं बाय नेचर। इसका मतलब है कविता ऐसे लिखो, साहित्य ऐसे लिखो कि वो केवल उच्च वर्ग और अमीर वर्ग के या पढ़े लिखे वर्ग के ही काम ना आए, बल्कि उसकी विषय वस्तु भी आम लोगों के लिए से ली गई हो और वो कंज्यूम भी किया जा सके आम लोगों के द्वारा। इसीलिए इनकी जो भाषा है वो आसान रखी जाती है। इसमें मैं दिख रहा हूं स्लाइड में डॉक्टर मुकेश पारिक, और मैं 20 सालों से कॉस्मोस, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, उसको चला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, अगर वो नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस के लिए। और जितने भी स्टूडेंट्स यूजी और पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा नेट, सेट और गेट और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का 100% रिजल्ट हमेशा जाता है। अगली स्लाइड पे चलता हूं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सबसे पहले मैं बता दूं, आप देख रहे हैं इसमें कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जैसे कि मैंने टाइटल समझाया, ये एक सोनेट है। सोनेट आपको मालूम है 14 लाइन की कविता होती है, और इटली से इसको इंग्लैंड लाया गया था, और इसको लिखने में काफी समय लगता है क्योंकि आपको अपने विचारों को 14 लाइन तक सीमित रखना पड़ता है, ठीक है। रोमांटिक में समझा चुका हूं। यहाँ पे रोमांटिक का मतलब प्यार से नहीं है, फिर समझा दूं, क्योंकि हमारी फिल्मों की वजह से हम आजकल ये वर्ड बहुत कॉमनली लेने लगे हैं
कि वो बहुत रोमांटिक है। तो रोमांटिक डज नॉट मीन हियर रिलेटेड टू लव। रोमांटिक मीन्स समवन हु इज आइडियलिस्टिकली talking about his imagination. They want to change the world. They are more prone towards nature. इस तरह के कवि जिनको हम रोमांटिक पोएट बोलते हैं। इसी बहाने में आपको एक बात और बता देता हूं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो सीनियर रोमांटिक कहलाते हैं। ये पोइट लॉरिएट भी बने थे। पोइट लॉरिएट का मतलब होता है इनको राजकवि की पदवी दी गई थी और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और कहते हैं कि और आप समझ सकते हैं कि देखिए 1802 में जब ये कविता पब्लिश हुई, उससे आज हम कौन से लगभग 18 से 19वीं शताब्दी की शुरुआत में है ना, तो 20वीं शताब्दी 19वीं 20वीं शताब्दी और अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए 220 साल के बाद भी इनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं, समझाई जाती हैं, सिलेबस में रखी जाती हैं और उनके विचारों से हम काफी हद तक सहमत भी होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइजेस द वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब चारों तरफ इंडस्ट्री फैलने लगी तो जो इंसान है वो मैकेनिकल हो गया, मशीन से ही अपने आप को तोलने लगा, पैसा कमाना। और मटीरियलिज्म का अर्थ होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, वो गुम हो गया कहीं दौलत इकट्ठी करने में, भौतिक वस्तुओं को इकट्ठी करने में, और डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम नेचर, अपने आप को नेचर से उसने दूर कर लिया। तो इस कविता का जो मेन क्रिटिसिज्म है, द थिंग विच ही इज प्रॉब्लमेटाइजिंग, द थिंग विच ही इज आर्ग्यूइंग इन दिस पोएम, वो ये है कि इंसान एक बहुत रिच नेचर का एक जीव है, इसके पास और भी बहुत कुछ है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं यहाँ पे। जो बच्चे बहुत स्टार्टिंग लेवल की कविता पढ़ रहे हैं वो भी इस तरह के लेक्चर सुनने की आदत में आए ताकि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है बढ़े। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तान में ज्यादातर जो और जो हिंदू हैं खास तौर पे, उनको ये बात मालूम है कि हमारे यहाँ समाधि को और साधना को इंपॉर्टेंट माना जाता है और इंसान का जो अंतिम लक्ष्य इस धरती पर है वो माना जाता है परमात्मा की प्राप्ति। और जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं उनके अंदर हम ये मानते हैं कि अगर हम ध्यान और साधना करें तो हमारे चक्र जागृत होते हैं, और अगर सहस्त्रार्थ यानी कि सिर के अंदर जो सबसे ऊपर जो चक्र होता है अगर वो खुल जाए साधना से, साधना करने का मतलब है देन यू कंसंट्रेट अ लॉट मच अटेंशन इन योरसेल्फ, कि आप एक सोल हैं, आप एक आत्मा हैं, आप केवल एक शरीर नहीं है। पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कल्चर में और इंडियन कल्चर में बेसिक अंतर यही है। वेस्टर्न कल्चर ने ये देखा कि हम एक शरीर हैं और उसमें आत्मा है, उन्होंने ये ढूंढा। लेकिन ये पुरानी सभ्यता है भारत, यहां पे ये देखा गया कि हम एक आत्मा हैं और शरीर बदलते हैं, शरीर हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो एक कविता में ये विचार भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें ये विचार कहने की कोशिश की जा रही है कि केवल नौकरी लग जाना, मकान बना लेना, उस मकान में फ्रिज, टीवी, एसी, कार और तरह तरह की चीजें ठूस लेना, या कि अपने आप को सुंदर समझना, ये जीवन नहीं है। जीवन तो और भी बहुत कुछ है और अपने आसपास और भी अदृश्य ताकतें हैं जिनको हम महसूस कर सकें, हम परमात्मा को महसूस कर सकें, ये नेचर ने हमें दिया है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान बाहर की चीजों से हटाएं और इंट्रोवर्ट हो जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, तो शायद हम नेचर की ताकत को और फिर अल्टीमेटली खुद की ताकत को, कि हम बॉडी में एक बहुत ताकतवर चीज है इस संसार की, उसको हम समझ सकते हैं। अब आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट कि कंपोज्ड circa 1802, ये 1802 में कंपोज यानी बनाई गई थी, कविता लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी शेक्सपियर की पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में। इसमें ये आपको याद रखना है। और जैसे कि एक इटालियन सोनेट होती है, इसमें 14 लाइन्स हैं जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया गया। जिन बच्चों को आयम्बिक पेंटामीटर नहीं पता थोड़ा सा सुन लीजिए। आयम्ब एक वर्ड है, अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे और देखेंगे तो यू विल फाइंड अ वर्ड IAMB। आयम्ब का मतलब होता है आप जब कोई वर्ड बोलते हो तो आप अनस्ट्रेस और स्ट्रेस जहां होता है एक वर्ड के अंदर, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? जैसे अगर मान लीजिए मुझे ऐसे बोलना है कि द ताज, तो आपको मालूम है कि जब हम पूरे सेंटेंस में द ताज बोलेंगे तो द को स्ट्रेस नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे द ताज, हम ऐसे बोलेंगे ताज,
द ताज। तो द को जैसे हमने अनस्ट्रेस कर दिया और ताज को हमने, और ताज में भी ताज नहीं बोल रहे हैं, केवल जो स्टार्टिंग शब्द लेटर है टी उसी को हम स्ट्रेस कर रहे हैं। तो जब हम जोर देते हैं उसको स्ट्रेस बोलते हैं, और जब हम ज्यादा जोर नहीं देते हैं जबान से, होठों से, दांतों से किसी शब्द के ऊपर, उसे अनस्ट्रेस बोलते हैं। हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो हम उसको जितनी बार मुंह हिलाते हैं उतने सिलेबल होते हैं उसके अंदर, और उन सिलेबल में एक स्ट्रेस होता है, अनस्ट्रेस होता है। बड़ा बड़ा शब्द है तो एक दो अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस भी हो सकता है। तो एक स्ट्रेस का जो पैटर्न है उससे हम संगीत को समझ सकते हैं। कविता के अंदर शब्दों में एक म्यूजिक होता है। तो आयम्बिक का मतलब हो गया अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। जैसे ढोलक की थाप होती है जिसमें हल्का टाप थाप फिर थोड़ा भारी थाप, उससे हम म्यूजिक क्रिएट करते हैं, उसको आयम्बिक बोलते हैं। और पेंटा का मतलब होता है पांच, अर्थात एक पंक्ति में, एक लाइन में अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ऐसे करके 5 बार इसको 5 फीट बोलते हैं। मीटर का मतलब होता है फीट। फीट का अर्थ होता है एक सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और एक सिलेबल स्ट्रेस्ड, ऐसे करके आयम्बिक पेंटामीटर होता है। और मान लो आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने एग्जाम में केवल आयम्बिक पेंटामीटर लिखें, लेकिन मैं इसलिए ज्यादा समझाता हूं ताकि चीजें समझ में आए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आयम्बिक पेंटामीटर को ही ब्लैंक वर्स बोलते हैं। उसको ब्लैंक वर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इंग्लिश भाषा है उसका खुद का एक रिदम है। हर लैंग्वेज का अपना एक रिदम होता है, अपना एक एक्सेंट होता है। उनका जो एक्सेंट है, जो आयम्बिक पेंटामीटर का एक्सेंट है, अर्थात उसमें कोई ज्यादा म्यूजिक नहीं है ऐसा वो मानते हैं, ब्लैंक है वो, लेकिन वो उसमें तब भी एक म्यूजिक होता है जिसे हम पेंटामीटर बोलते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो चाहे सुन हो, ये जो संसार है वो हमारे साथ है और हम इसमें उलझे हुए हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग मतलब कमाना, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना। या तो हम कमाते हैं या खर्च करते हैं। वी ले वेस्ट अवर पावर्स, और हम ले वेस्ट का मतलब है, इकट्ठा पढ़ना है इस वर्ड को। ले वेस्ट मतलब व्यर्थ कर देते हैं हमारी पावर्स को। और पावर्स का मतलब जैसे कि मैंने बताया आध्यात्मिक शक्तियों की बात कर रहा है राइटर। लेट लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, इसे एंजैम्पमेंट बोलते हैं। राइटर क्या करता है? एंजैम्पमेंट, ENJAMBMENT। एंजैम्पमेंट का मतलब होता है एक विचार, एक कवि एक लाइन में पूरा ना देकर के कवि अगली लाइन में जब चला जाए तो उसको एंजैम्पमेंट बोला जाता है। ठीक है। लिटिल जब आता है अकेला शब्द तो यहां पर लिटिल का मतलब छोटा नहीं है, लिटिल का मतलब है थोड़ा। हम नेचर में बहुत कम देख पाते हैं जो हमारा है। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, हमने अपने दिलों को दे दिया है कहीं, मतलब हमारा जो मन है वो कहीं और लग गया है। अ सॉर्डेड बून, एक बून था भगवान का दिया हुआ। बून का मतलब क्या होता है? वरदान। लेकिन वो जो वरदान है वो सॉर्डेड हो गया है। सॉर्डेड का मतलब होता है यहाँ पे, सॉर्डेड मतलब गंदा होता है। वैसे शाब्दिक अर्थ नहीं लेते हैं कविताओं में, हमेशा शाब्दिक अर्थ को बोलते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग, अर्थात सतही मीनिंग, और डिनोटेटिव मीनिंग बोलते हैं। और कॉनोटेटिव मीनिंग होता है इंप्लाइड मीनिंग, यानी उनके अंदर जो अर्थ निकल रहा है। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? राइटर ये कहना चाह रहा है कि हमने जो एक वरदान हमें मिला है, उस वरदान को हमने गंदा कर दिया है, खराब कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा क्रिश्चियन पॉइंट आ रहा है कि भगवान ने जब हमारा शरीर बनाया था तो हमें गार्डन ऑफ ईडन में पैदा किया था, और हमें सारी सुख सुविधाएं भगवान ने दी नेचर की। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने आप को गंदा कर लिया, और भगवान ने फिर हमें, ये क्रिश्चियन कहानी है एडम और इव की, जिसके थ्रू भगवान ने हमें मतलब गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया। और आज हम प्रकृति में जो खूबसूरती थी उसको बर्बाद कर रहे हैं, और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें भगवान ने क्या क्या दिया है। तो मैंने 4 लाइन समझाई, इनके अंदर आप नोटिस करें, राइम स्कीम भी समझा देता हूं। सून, पावर्स, आवर्स, बून। तो अगर हम इस वर्ड को ए मान लें, साउंड को, तो ABBA, ये इसकी राइम स्कीम है। और सोनेट में क्या होता है? एक जो फर्स्ट 8 लाइन्स है उनको ऑक्टेव बोला जाता है, और लास्ट 6 लाइन्स को सेस्टेट बोला जाता है। और जो ऑक्टेव है वो 4-4 लाइन के क्वार्टरेंस होते हैं, यानी कि चौपाइयां। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक म्यूजिक भी है। मैं फिर से पढ़ता हूं, आप सुनिए इसे। The world is too much with us, late and soon. Getting and spending will lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon.
अब इसमें मेटाफर यूज किया है राइटर ने, जब वो बोलता है कि वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। तो ये सॉर्डेड का मतलब गंदा और बून मतलब अच्छा यानी वरदान। तो जब दो शब्द एक दूसरे के आसपास पड़े हों और एक दूसरे के नेगेटिव, उसे ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है, ठीक है। और सॉर्डेड का मतलब सजेस्ट दैट द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, जो सच एज इमोर्टैलिटी, है ना, सेल्फिशनेस एंड ये इमोरालिटी है, सॉरी इमोरालिटी मतलब अनैतिकता, स्वार्थीपना जो है, स्वार्थ, सेल्फिशनेस और ग्रीड, लालच, ये हमारे दिल के अंदर आ गए, इसीलिए इसने सॉर्डिड वर्ड यूज किया है। आप देखिए ना चारों तरफ हम लोग कभी भी दिल खोल के किसी से अपनापन नहीं जताते, हम हमेशा ये देखते हैं मुझे इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा। आप देखिए धीरे धीरे देखेंगे, आप समझेंगे कि जो जो हम बड़े होते हैं हमारी शिक्षा किस तरह से होती जा रही है। हमें ऐसा लगने लगा है कि हम है ना बड़े कैलकुलेटिव हो गए हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि लिटरेचर के स्टूडेंट भी लिटरेचर को इसलिए पढ़ते हैं कि चलो फटाफट से नंबर आ जाएं, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे रह गए हैं जो किसी कविता को पहले एंजॉय करते हैं, उसके अंदर की गहरी बात समझते हैं, चार दोस्त मिलकर उसको डिस्कस करते हैं, क्लास में टीचर के साथ डिस्कशन हो रहा है, बहुत कम सीन देखने को मिलता है। और कवि तो बहुत कम हो गए हैं, आपको मालूम ही है। कवियों पे जोक्स बनने लगे हैं कि कवि है तो शायद उसको जीवन में वो सब चीजें नहीं मिलेगी जो एक इंजीनियर और डॉक्टर को मिलेगी, है ना। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हम गंदे हो गए हैं। अब आप ये मत सोचना कि गंदे नहीं हुए हैं, आप अपने मन में झांक के देखिए कितना हम कैलकुलेटिव हो गए हैं। हम किसी भी आदमी को दोस्त भी नहीं बनाते हैं, हम सोचते हैं कि दोस्त बनाने से मुझे बेनिफिट क्या होगा। किसी की मदद नहीं करते हैं कि अगर मैंने इसको पैसे दिए तो कहीं मेरे पैसे डूब ना जाएं। सामने वाला भी इस चीज को महसूस नहीं करता है कि कौन कौन मेरा अपना है, कौन मुझे मतलब आधी रात को मेरी मदद करने आ रहा है। हम इंसानियत से बहुत दूर जा चुके हैं और ये हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। फ्रेंड्स, आप मानो चाहे मत मानो, जितना ज्यादा हम मशीनों से और मैकेनिकल होते चले जाएंगे, हमारा जो जीवन है वो हार्ट से माइंड की तरफ बढ़ता जाएगा। हम बहुत ज्यादा आत्मा से हम नहीं अब महसूस करते अपनी चीजों को, इंसानों को, रिश्तेदारी को। बहन भाई भी बहुत कैलकुलेटिव होकर बात करते हैं। आप देखिए कभी चारों तरफ केवल केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है ना। इसीलिए हम इमोरल हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, ग्रीडी हो गए हैं। वाइल अ बून इज समथिंग दैट फंक्शंस एज अ ब्लेसिंग और बेनिफिट। हमेशा याद रखिए, कभी देखिए आपको दिल खोल के किसी ने आशीर्वाद दिया है क्या? देखिए किसी को आपने आशीर्वाद दिया है क्या? देखिए आपने बिना मतलब के किसी की मदद की है क्या? हमेशा हमारे अंदर इंसानियत एक बून है। देखिए उन लोगों को जो एनजीओ चलाते हैं और वो किसी की बिना किसी सड़क पर परेशान जानवर के लिए जाकर के मदद की है क्या आपने? देखिए बहुत कम लोग हैं जो तुरंत कोई गाड़ी बुला रहे हैं या एक्सीडेंट में लोगों की मदद कर रहे हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं वो देख करके चले जाते हैं। तो ये इस कविता का जो एक एटमॉस्फेयर जो राइटर ने क्रिएट किया है वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब जो राइटर है वो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। वो कह रहा है कि देखो ध्यान से, चारों तरफ हमारे जो नेचर है, दिस सी, समुद्र, जो दैट मतलब जो, बेयर्स हर बुजम टू द मून। बुजम का मतलब छाती। अब चांद एक देवी है, यहाँ पे डायना के तौर पर ग्रीक माइथोलॉजी में देखा जाता है चांद को, और वो उघाड़ रही है। बेयर मतलब उघाड़ना, नंगा करना। अब ये सीन है, इसमें थोड़ा सा वॉलप्चुअसनेस है, एक शब्द है ये, VOLUPT, वॉलप्चुअस, TUOUS। वॉलप्चुअसनेस एक वर्ड है जो आपको ज्यादातर किड्स की कविताओं में मिलता है, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने भी यहां पर यूज किया है उसको। कैसे यूज किया है? एक ऐसा दृश्य, एक ऐसी इमेजरी दिखाई है जैसे एक प्रेमिका, चांद प्रेमिका है और वो अपने प्रेमी यानी समुद्र के साथ प्यार करने के लिए अपनी छाती को उघाड़ रही है, अर्थात वो शरीर से मिलन चाहती है। और ये इमेज कैसे आई कि जो समुद्र की लहरें हैं, जब वो चांद के, आपको मालूम है गुरुत्वाकर्षण होता है, और वो ऊपर की तरफ जाती हैं, उछलती हैं, तो उस सीन को कभी देख के कह रहा है कि इनको निर्जीव मत मानो, इनको सजीव मानो। और ऐसे लग रहा है इस दृश्य को देख करके, हम इमेजिन कर सकते हैं आगे ना, रोमांटिक पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि रोमांटिक कवि जो है वो इमेजिन करते हैं बहुत ज्यादा। तो इमेजिनेशन में आप देखोगे जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने को उतावली हो रही है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। हाउलिंग का मतलब क्या होता है? आवाज आना, साए साए की जो आवाज आती है ना, कभी आपने देखा होगा गर्मियों में कोई खिड़की खुली है और तेज हवा आ रही है, तो जो हवाएं हैं वो हर वक्त आवाज कर रही है। Now this is something very strange because most of us will never pay attention to that
विंड भी कोई चीज है और हम विंड से भी अपने आप को लिंक कर सकते हैं। लेकिन कवि कह रहा है हर घंटे आप हवा को महसूस करोगे तो हवा आपसे बात कर रही है। मैंने कहीं पढ़ा था, जब मैं भारतीय हिंदू शास्त्र पढ़ता रहता हूं, उसमें बता रखा है कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप जो पवन देवता है, पवन को भी एक शुद्ध देवता के तौर पे हम लोग देखते हैं और पवन स्नान भी किया जा सकता है। और ये बात सच है, हम अगर मान लो 4-5 दिन से नहाए नहीं और हवा में खड़े हो जाएं तो आपको मालूम है ना कि हमारे शरीर से हवा लग करके हमारी बदबू को निकाल के ले जाएगी। तो पवन स्नान भी कोई चीज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के पवन को हम तो देवता मानते ही हिंदू लोग, है ना। तो उसके यहां पर भी कवि कह रहा है यू हैव टू फील एयर। और आप देखिए कई लोग टाइटैनिक का वो सीन देखिए जिसमें वो बिल्कुल जहाज के बिल्कुल आगे जो प्रेमी प्रेमिका खड़े हैं और एक सीन आता है ना बाहें फैला करके, जिसमें दे आर फीलिंग द होल एयर। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कवि कह रहा है हम हवाओं की आवाज को भी महसूस नहीं करते। एंड आर अप गैदर्ड नाउ, इसे फिर एनजैम्पमेंट बोलते हैं कि इस लाइन में कवि का भाव पूरा नहीं हुआ, वो आगे की तरफ आ गया। आर विंड्स के लिए आया है कि वो जो हवाएं वो अप गैदर्ड ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह। नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे अब अपने दिमाग में इमेज लाइए, जैसे जो फूल है वो खिल गया हो और फिर बंद हो गया हो। अगर आप ही बताइए पर्सोनिफिकेशन है कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि फूल तो सोता नहीं है, हम तो फूल को मानते हैं कि उसमें जान नहीं है। लेकिन अगर मान लो फूल को हम और वैसे देखा जाए तो फूल भी सजीव है, लिविंग है ना। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना की एक रिसर्च है, उनको नोबेल प्राइज मिला था। आप इंटरनेट पे देखिएगा कि उन्होंने प्लांट्स में भी जीव होता है और वो म्यूजिक से म्यूजिक का को रिस्पॉन्स करते हैं। ये रिसर्च हुई है। और मैं जब भी कविता पढ़ाता हूँ अपने क्लासरूम में, मैं इस बात को भी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि फ्लावर्स को भी राइटर जिंदा मान रहा है। और वो कह रहा है कि देखो हवाएं एक कभी कभी शांत हो जाती हैं, एक जगह इकट्ठी होती, जैसे 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 सारे फूलों की पंखड़ियां एक जगह इकट्ठी होके ऐसे लगता है जैसे फूल सो गया हो। फॉर दिस, कहता है इस चीज के लिए और अन्य चीजों के लिए, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। वी आर आउट ऑफ ट्यून का मतलब है हमें कोई मतलब नहीं है। अब संसार में कुछ भी हो रहा है, और ये बात सच है। आप देखिएगा कि आप कहीं खड़े हैं अपनी क्लास लेके, कॉलेज से बाहर आ रहे हैं और कॉलेज के जस्ट बाहर एक बेल लगी हुई है गार्डन में और उस पर फूल खिले हैं, कोई स्टूडेंट उस फूल की ओर ध्यान नहीं देगा। बहुत कम लोग होंगे जो आजकल तो सेल्फी का जमाना है, लोग बाग जब फोटो खिंचाते हैं तब हो सकता है उन तक उनकी नजर पहुंच जाए। लेकिन हम बाकायदा बाकी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं कार चला के कहीं जा रहा होता हूं, अपने इंस्टीट्यूट जा रहा होता हूं घर से, तो कई बार मुझे आसपास के जो पौधे हैं उनके फूल हैं, मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता है और मुझे कई बार लगता है कि मुझे बहुत अटेंशन से ड्राइविंग करनी चाहिए, कहीं एक्सीडेंट ही ना हो जाए। और ये बात हर लोगों के साथ नहीं होती है। ज्यादातर लोग पेड़ पौधों की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो सेंसिटिव होते हैं वो देते हैं। और कवि जो है यहाँ पर एक नेचर का कवि है। हम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं जिनको प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, लामा ऑफ नेचर कहा जाता है। लामा मतलब सन्यासी, नेचर का सन्यासी। ठीक है, आगे पढ़ रहा हूं मैं। कविता समझ में आ गई होगी, इसका भी राइम स्कीम देख लीजिए इस क्वार्ट्रेन का। मून, आवर्स, फ्लावर्स, ट्यून। तो अगर हम पिछली लाइन से इसको कंपेयर करें तो इसमें भी एक राइम स्कीम है। इट मूव्स अस नॉट, कहता है ये जितनी भी चीजें थी, अब ये 6 लाइन मैंने एक साथ दे दी हैं, पहले हम 8 लाइन पढ़ चुके हैं सोनेट की। इट मतलब ये सारी चीजें। मूव्स, यहां पे मूव्स का मतलब हिलाना नहीं है। मूव का एक मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना मूविंग फिल्म, यानी मुझे इमोशनल कर गई पिक्चर, इमोशनल पिक्चर। तो कहता है ये हमें इमोशनल नहीं करते। और मैं यही लेक्चर दे रहा था अभी आपको कि जो प्रकृति की चीजें हैं वो हमें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं कर रही हैं। ग्रेट गॉड, आई वुड रैदर बी अ पैगन। अब वो भगवान को पुकारता है, हे भगवान, आई वुड रैदर बी। आई वुड रैदर, ये जो कॉमा के बाद डी लगा है ना, इसको वुड बोलते हैं, क्योंकि अगर ये हैड मानोगे तो आगे थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। इसका मतलब इसे वुड ही मानना है। आई वुड रैदर बी एक इंग्लिश में फ्रेज है जिसका मतलब होता है इससे अच्छा तो ये होता। ओके, तो आई वुड रैदर बी अ पैगन। अब पैगन क्या होता है? मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ऐसा मानते हैं कि जो भी लोग नेचर में देवी देवताओं को देखते हैं वो लोग पैगन हैं। ठीक है, तो कभी कह रहा है कि अब मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन काश मैं तो पैगन हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि क्रिश्चियन लोग देवी देवताओं को नहीं मानते। ओके, तो देवी देवताओं को नहीं मानते तो अकेलापन महसूस कर रहा है कवि, और वो कह रहा है कि अगर मैं पैगन होता, सक्ल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्न। सक्ल्ड मतलब पला पोसा होता, क्रीड मतलब धर्म, आउटवॉर्न मतलब जो पुराना हो गया है। अब कौन पुराना हो गया है? क्योंकि आपको मालूम है कि जब क्रिश्चियनिटी आई थी 2000 साल पहले, उससे पहले ये लोग पैगन हुआ करते थे। तो कहता है कि मैं पुराने धर्म में ही पैदा हो जाता, पलता बढ़ता, तो कम से कम मैं
सो माइट आई, ताकि शायद ऐसा होता, आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, ली का मतलब होता है ग्रासलैंड, चरागाह, घास के मैदान, प्लेजेंट मतलब सुहावना। अब इमेजिन करो कि कवि कहां खड़ा है, हो सकता है कि कवि के मन में ये विचार आ रहे हो और वो एक ऐसी जगह खड़ा है जहां पे चारों तरफ हरियाली हो। तो कह रहे हैं ये जो घास का मैदान है, अगर मैं यहां खड़ा होता और अगर मैं किसी पैगन जमाने में जी रहा होता, पैदा हो गया होता, तो हैव ग्लिम्पसेस, तो शायद मैं नजारे ले रहा होता। ग्लिम्पसेस, हैव का मतलब लेना, नजारे ले रहा होता, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, तो कम से कम ये मुझे कम अकेलापन महसूस करवाते। फॉरलॉन मतलब अकेला, अर्थात इंसान अकेला है अगर वो, देखिए, तो हो सकता है कि वर्ड्सवर्थ जैसा इंपॉर्टेंट और महान दिमाग वाला जो कवि है, वो ये हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जो नेचर को सजीव मानकर उनके अंदर देवी देवताएं उन्होंने कल्पना करके ढूंढ लिए, शायद ये उनकी कल्पनाएं थी जिससे वो अपने आप को अकेला ना महसूस करें। ओके, तो शायद यहाँ पे एक लॉजिक भी है कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनके अंदर जो देवी देवता का कॉन्सेप्ट है, वो इसलिए है कि इंसान अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे। और हैव साइट ऑफ प्रोटियस, मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा प्रोटियस कैसा होता है। कवि ने यहाँ पे कल्पना की है कि जो ग्रीक और रोमन गॉड्स हैं समुद्र के, एक का नाम प्रोटियस है, एक का नाम ट्रीटन है। तो कहता है कि हो सकता है कि अगर मैं पुराने जमाने में पैदा होता, जब लोगों के पैगनिज्म था, पैंथेइज्म था, जहां पे सब चीजों को देवी देवता माना जाता था, तो शायद मैं नजारा लेता किसका, प्रोटियस का। ये जो मेरे सामने समुद्र है, वहां पे सोच के देखो, एक तरफ समुद्र होगा, दूसरी तरफ घास का मैदान होगा कवि के। तो कहता है कि ये जो समुद्र की लहरें उठ रही है ना, इसमें मुझे समुद्र का पानी ना दिख के उसमें एक प्रोटियस नाम का गॉड दिखता है ना। और हियर ओल्ड ट्रीटन, या मैं ओल्ड ट्रीटन, पुराने जो ट्रीटन देवता हैं समुद्र के, वो बजा रहे होते अपना रीद्ड हॉर्न। रीद्ड हॉर्न का मतलब है अपना रीद्ड हॉर्न का मतलब होगा जिसपे कुछ नक्काशी कर रखी है, कुछ चीजों की माला पहना रखी है, ऐसा हॉर्न। हॉर्न का मतलब क्या होता है, हॉर्न का मतलब ही है कोई चीज बजाने की, ठीक है। तो अब इसको सेस्टेस्ट को देख लीजिए, सेस्टेट क्या है। अब इस कविता में 8 लाइनों में जो प्रॉब्लम है उसका राइटर ने लास्ट में कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है, बट उन्होंने ये महसूस किया है कि ये एस्केपिस्ट टाइप की कविता है, अर्थात वो पलायन चाह रहा है। ये चारों तरफ इतना ज्यादा मटीरियलिज्म बढ़ गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से, कि इससे तो अच्छा होता कि मैं इतना एकांत महसूस कर रहा हूं कि अगर मैं पुराने जमाने में पैदा होता, तो चाहे मेरे चारों तरफ जो भी चीजें हैं नेचर की, मैं उनको देवी देवताएं समझता, चांद और समुद्र को महसूस करता, हवाओं को महसूस करता, फूलों को महसूस करता, और कम से कम मैं अकेला महसूस नहीं करता। तो एक पैराडॉक्स भी है कविता में कि जहां चारों तरफ इंडस्ट्री है, लोग हैं, वहीं कवि अकेला महसूस कर रहा है। और ये बात सच साबित हुई, क्योंकि आप देखिए शहरों में हम लोग रहते जरूर हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा एक बिल्डिंग के लोग दूसरी बिल्डिंग के लोगों से कम बातचीत करते हैं, है ना। तो अब ये तो था, अच्छा इसका भी राइम स्कीम देख लेते हैं, बी वॉन लीव फॉर लॉन, है ना। तो उसके बाद में सी हॉर्न। तो अब आप देखिए कि इसमें ए बी ए बी ए बी का राइम स्कीम दिया गया, मतलब एक कविता में रिदम है। अगली स्लाइड पे चलते, अब आप देख रहे होंगे ये ट्रीटन है, एक समुद्र गॉड है, इनके हाथों में आपने नोटिस किया शंख है, और ये हैं आपके प्रोटियस। दोनों ही सी गॉड्स हैं और रोमन और ग्रीक माइथोलॉजी में इनको काफी ऊंचा स्थान है, ठीक है। और ये यहाँ पे बजा रहे हैं एक शंख इनके साथी, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रीक और रोमन कल्चर में भी शंख बजाने की परंपरा रही है। अगली स्लाइड पे देखिए, मैं समझा रहा हूं कि इसमें क्या क्या लिटरेरी टर्म्स आई हैं। मैंने अभी एन्जैम्पमेंट वर्ड यूज किया था, तो ये इट इज डिफाइंड एज अ थॉट इन अ वर्ड्स दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक। ये जब लाइन के बिल्कुल एंड में खत्म नहीं होता है कोई विचार, रेदर इट रोल्स ओवर, आगे बढ़ जाता है टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी अ पैगन, तो ये जो लाइन है ये अगली लाइन तक चली गई है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई कॉमा नहीं आया और मीनिंग अगली लाइन तक चला गया, इसका मतलब इसे एन्जैम्पमेंट कहा जाता है। फिर आया पर्सोनिफिकेशन, मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूं कि कवि ने यहाँ पे इज टू एट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन और इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, है ना। निर्जीव जीवों को भी गुण दे दिए जाते हैं इंसान के। The poet has used personification at several places in this poem, such as sea,
that bears her bosom to the moon, है ना, कि जो समुद्र है वो एक प्रेमिका है और चांद को, हालांकि यहाँ पे उसने मिथ को थोड़ा चेंज कर दिया है, ऐसे लग रहा है कि जो जो समुद्र है वो, क्योंकि बोजम का मतलब होता है स्त्री की छातियां, तो समुद्र का पर्सोनिफिकेशन थोड़ा सा स्त्री की तरह कर दिया। तो ये क्रिएटिविटी के लिए हम अलाउ करते हैं कवियों को कि कवि वही है जो हमें वो चीज दिखा दे जो हम नहीं देख सकते, है ना। तो पर्सोनिफिकेशन आप महसूस करें। द विंड दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स एंड स्लीपिंग फ्लावर्स, ऑल दीज एक्सप्रेशंस मेक नेचर पोजेस ह्यूमन लाइक क्वालिटीज लाइक यर्निंग फॉर लव। यर्निंग मतलब तरसना, प्यार के लिए तरसना, फूलों की तरह सोना, जैसे इंसान की तरह सोना, एंड सूदिंग का मतलब होता है कोमल भाव। अल्यूजन का एक लिटरेरी टर्म है अल्यूजन। अल्यूजन क्या होता है? इज एन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल और लिटरेरी सिग्निफिकेंस। तो ये आपको याद रखना है। इस पोएम में ग्रीक माइथोलॉजी की तरफ इशारा किया गया है। अल्यूजन, इल्यूजन नहीं है, ये अल्यूजन है। अल्यूजन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हिंट देना। जैसे ये जो लास्ट का जो दो लाइंस हैं जिसमें आया था प्रोटियस और ट्रीटन का रेफरेंस, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी की तरफ कवि ने अल्यूड किया है। अल्यूड वर्ब है और अल्यूजन उसका नाउन है। इमेजरी, द यूज ऑफ इमेजरी मेक्स द रीडर विजुअलाइज वर्ड। देखिए कवि क्या करता है, शब्दों से चित्र क्रिएट करता है, तो विजुअलाइज कर सकते हैं द राइटर्स फीलिंग्स, इमोशंस और आइडियाज। वर्ड्सवर्थ हैज यूज्ड इमेजेस अपीलिंग टू द सेंस ऑफ हियरिंग। हमारे कानों को उसने कुछ सुनाने की कोशिश की है। अच्छी कविता उसे कहा जाता है बच्चों जिसमें हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाएं। जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं, तो जहां पे भी आपको मेरा विचार अच्छा लगेगा वहां पे आप रिवाइंड करके सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, महसूस करेंगे। तो शब्दों के थ्रू कोई चीज अगर महसूस करवा दी जाए, हमारी कल्पनाओं में आ जाए, तो हम उसे इमेजरी कहते हैं। तो कवि ने क्या किया है, विंड्स दैट विल बी हाउलिंग, और टू द सेंस ऑफ टच का इस्तेमाल किया, जैसे स्लीपिंग फ्लावर्स, एंड टू द सेंस ऑफ साइट, जैसे राइटर ने हमें कल्पना करके देखने की कोशिश, दिखाने की कोशिश की है कि प्रोटियस समुद्र से उठ के बाहर आ रहे हैं। तो अल्यूजन और इमेजरी। फिर है कॉन्सोनेंस। आपको पता है संगीतमय करने के लिए कविता में कुछ शब्दों को रिपीट किया जाता है, साउंड्स को। तो कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंट का यानी व्यंजनों का रेपिटेशन। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन सच एज द साउंड ऑफ एस इन हैव, साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग। साइट में एस, प्रोटियस में एस, राइजिंग में एस, फ्रॉम द सी में भी एस आ गया, तो 4 बार स साउंड आ गया। अब जरूरी नहीं कि वो शुरू में ही आए, वो बीच में भी आ सकता है, जिसे इंटरनल राइम कहा जाता है। एफ और टी इनका भी साउंड आ रहा है ना। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। आपने नोटिस किया होगा कि एफ ऑफ में भी एफ आ रहा है, हालांकि इसे ऑफ नहीं बोला जाता, ऑफ बोला जाता है। हैव साइड ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और टी साउंड भी आ रहा है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून, आउट में भी टी आ रहा है, ट्यून में टी आ रहा है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि देयर इज अ म्यूजिक ऑल्सो। सिमिली क्या होता है? जब राइटर एज और लाइक के साथ किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से करता है, तो इसे लिटरेरी डिवाइस कहा जाता है। और कंपेयर करके हमारी जो कल्पना शक्ति उसको बढ़ाता है कवि। देयर इज ओनली वन सिमिली यूज्ड इन दिस लाइन 7 ऑफ द पोएम, दैट इज एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। तो जहां लाइक वर्ड आया है, इससे हम समझ सकते हैं कि द राइटर हैज कंपेयर्ड विंड्स विद स्लीपिंग फ्लावर्स। ओके, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सिमिली आई है। मेटाफर, there are 2 metaphors in this poem. One of the metaphors in the 10th line, suckle in a creed outworn, है ना। क्रीड का मतलब क्या होता है? अब ऐसे क्रीड मतलब धर्म होता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है सक्कल का मतलब होता है दूध पिलाना, पालना पोसना। तो ऐसे कवि मान रहा है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज में बात कर रहा है कि पुराना जो धर्म वो मेरी माँ बन जाती और मैं उसका बच्चा और वो मुझे पालती। तो ये एक विचार जो आया है उसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे मेटाफोर यूज किया गया है। और एसोनेंस क्या होता है? वॉवल साउंड का रेपिटेशन, है ना। इज द रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स इन द सेम लाइन सच एज ओ, जैसे ओ हियर ओल्ड ट्वीटन ब्लो। तो आप देख रहे हैं इसमें ज्यादातर वॉवल की अधिकता है ना। इन इज रीड हॉर्न, तो ब्लो हॉर्न, ट्वीटन ओल्ड हियर, और तो इसमें हम बोलेंगे एसोनेंस इस्तेमाल हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मुझे टाइम देने के लिए। अगली पोएम के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।